नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में एमसीक्यू की सीरीज चल रही है और इसके साथ साथ पीवाईक्यू भी। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, हम इनको चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा था रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। इसके बाद में सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एलसीएम एंड एचसीएफ के एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड विगत परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसके अंतर्गत एक क्लास हमने कल देखी थी। आज दूसरी क्लास में बात करते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो अगर एलसीएम एचसीएफ की बात की जाए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ कंडीशन दे दी है कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें अंक कितने होने चाहिए, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए और वो भी लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 10 और 12 प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचना चाहिए। यानी सेम रिमाइंडर होना चाहिए और रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 4। चाहे उस नंबर को इनमें से किसी से भी डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 होना चाहिए, 8 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 होना चाहिए, 10 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 होना चाहिए और 12 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। प्रश्न कह रहा है 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको चाहे आप 6 से भाग दे दें, चाहे 8 से, चाहे 10 से और चाहे 12 से, इनमें से किसी से भी भाग दे दिया जाए तो शेषफल हर कंडीशन में कितना बचना चाहिए, हर स्थिति में शेषफल 4 बचना चाहिए। और आपकी जो संख्या है वो भी ऐसी होनी चाहिए जो 4 अंकों की हो, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। और 4 अंकों में भी संख्या ऐसी होनी चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो। उससे बड़ी 4 अंकों की कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जिसपे ये सारी कंडीशन लागू हो जाए। उससे बड़ी अगर कोई संख्या हो तो वो भले ही 5 अंक की हो सकती है, 5 डिजिट का नंबर हो सकता है, लेकिन 4 डिजिट का नहीं होना चाहिए। 4 अंकों की उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जिसपे ये सारी शर्तें लागू हो जाए। तो 4 अंकों की संख्याओं में से बड़े वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो इन संख्याओं से विभाजित करने पर 4 शेषफल छोड़ती हो, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। और जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि न्यूमेरिक कैलकुलेशन जो होती है, संख्याओं से सबसे ज़्यादा गणनाएं जो होती है वो इसी चैप्टर में सीखी जाती है। यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूर्णतया भाज्य संख्या पूछ ली जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर पूछ लिया जाए। दूसरा ये बनता है कि सेम रिमाइंडर का केस आ जाए, यानी एक समान शेषफल की बात आ जाए। और तीसरी कंडीशन ये बनती है डिफरेंट नंबर से डिवाइड करने पर डिफरेंट रिमाइंडर होना चाहिए, अलग अलग संख्याओं का भाग देने पर शेषफल भी अलग अलग ही हो। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। तीनों ही क्वेश्चन कंडीशनल और नॉन कंडीशनल दोनों टाइप के बनते हैं। नॉन कंडीशनल यानी लीस्ट नंबर फाइंड करना बिना किसी शर्त के, यानी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। और कंडीशनल क्वेश्चन जिसमें डिजिट की कंडीशन दी हो, अंकों की शर्त लगी हो कि इतने अंकों में उत्तर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ 2 शर्तें मिली हैं। पहली शर्त तो ये है कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 8, 10 और 12 का भाग देने पर 4 शेषफल बचे। और दूसरी शर्त ये है कि वो संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी संख्या को 4 अंक या 5 अंक की संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमें यहाँ पे सीखना है। तो सबसे पहले हमें इस शर्त को पूरा करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर 4 शेषफल छोड़ती है। और जब भी बात आती है शेषफल की, तो ये शेषफल बचाने का काम लास्ट का होता है, अंत में। शेषफल हम अंत में बचाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन चारों से पूर्णतया भाज्य हो, इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर कौन सा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन चारों का भाग पूरा पूरा जाता है, तो फिर शेषफल तो भी हम बचा सकते हैं। क्योंकि शेषफल कब बचता है और क्यों बचता है, तो शेषफल का मतलब होता है संख्या का अधिक होना। संख्या अगर अधिक होती है तो शेषफल बचता है, और जितनी संख्या ज्यादा होगी शेषफल उतना ही बचेगा। फॉर एग्जाम्पल
मैं कहूं कि 20 में अगर 4 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन अगर मुझे शेषफल बचाना है तो मुझे एक शेषफल बचाना है, तो संख्या को एक जोड़ दो, एक अधिक कर दो, एक एक्स्ट्रा कर दो इसको। अब 21 में 4 का भाग दूंगा तो 20 तक पूरा पूरा जाएगा, लेकिन 21 में 4 का भाग दूंगा तो एक शेषफल बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे एक ज्यादा हो गई है। अगर मुझे 2 शेषफल बचाने हैं तो 20 में 2 जोड़ दो, 2 ज्यादा कर दो इसको, अब 2 शेषफल बच जाएंगे। 3 बचाने हैं तो 20 में 3 जोड़ दो तो 3 शेषफल बच जाएंगे। यानी भाज्य संख्या में हम क्या करेंगे, भाज्य संख्या में जितना अधिक जोड़ेंगे उतना ही शेषफल बचता रहेगा। तो शेषफल कब बचता है? कोई भी संख्या जब भाज्य संख्या से अधिक होती है। और कितना शेषफल बचता है? जितनी अधिक होती है। तो हमें यहाँ पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इनसे भाज्य संख्या कौन सी है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इनका भाग पूरा पूरा जाए। और भाज्य संख्या का वास्तविक अर्थ क्या होता है? एलसीएम, लेस है। एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर जब फाइंड करना होता है तो उसका एक्चुअल मीन्स होता है एलसीएम फाइंड करना। तो सबसे पहले 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम फाइंड कीजिए। लेस से ज्ञात करो, एलसीएम फाइंड करोगे 2 से डिवाइड करो 3, 4, 5, 6, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करोगे 3 डिविजिबल नहीं है तो 2, 5 और 3, 2 से डिवाइड करोगे 3 डिविजिबल नहीं है, 1, 5 नहीं है, 3 नहीं है। 3 से डिवाइड करो 1, 1, 5 में भाग नहीं जाएगा 1, और 5 से भाग दीजिए 1, 1, 1, 1। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया हमारे पास, इनका मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60 और 62 जा 120। तो एलसीएम कितना आ गया? 120। अब हमें पता चल गया कि इन चारों से पूर्णतया भाज्य संख्या कौन सी है? 120। 120 ऐसी संख्या है जिसमें इन चारों का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन क्या ये संख्या 4 अंकों की आई है क्या? नहीं, ये तो 3 ही अंकों की संख्या आई है, और 3 अंकों में भी बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है ये तो सिर्फ 3 अंकों की संख्या आई है। हमें आंसर चाहिए वो कितने डिजिट में चाहिए? 4 डिजिट में। तो आप इस आंसर को 4 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 4 अंकों में कैसे इसको कन्वर्ट करना है? तो प्रश्न ने कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो 4 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो सबसे पहले तो ये देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कितनी, कौन सी है? 9999। ध्यान रखना एक बात का हमेशा, जितने अंकों की कंडीशन दी जाए उतनी बार 9 यूज करना है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की कंडीशन आती है तो हम वहां 9 का यूज करते हैं। अगर 2 डिजिट की कंडीशन है तो 2 बार 9 लिखना है। 3 अंकों की कंडीशन है तो 3 बार 9 लिखना है। 4 अंकों की कंडीशन है तो 4 बार 9 लिख दीजिए। 5 अंकों की कंडीशन है तो 5 बार लिख दीजिए। जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए उतनी ही बार 9 का यूज करना है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है। हमारा जो उत्तर आया था वो था 120। क्या ये 9999 ये भी इन चारों से भाज्य होगी क्या? इसका भी पता करना पड़ेगा कि ये संख्या इन चारों से पूर्णतया भाज्य है कि नहीं है। अगर ये संख्या इन चारों से पूर्णतया भाज्य है तो हम इसमें 4 और जोड़ देंगे। अगर ये भाज्य नहीं है तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसके आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 6, 8, 10, 12 का भाग पूरा पूरा जाए। और इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमने एलसीएम फाइंड किया है उस एलसीएम से इस 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे? एलसीएम से इस 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग दे देंगे। अगर इसमें 120 का भाग पूरा पूरा चला गया तो ये मानिए कि इनका भाग भी पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब एलसीएम का भाग चला जाता है तो दी गई संख्याओं का भाग तो अपने आप जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम किनका है? इन दी गई संख्याओं का है। तो हम एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो गिवन नंबर से भी डिविजिबल रहेगा, क्योंकि हम एलसीएम से डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये डिविजिबल नहीं हुआ, अगर ये पूर्णतः भाज्य नहीं हुआ तो फिर हमें आंसर फिर भी मिल जाएगा। तो देखिए कैसे, 120 से भाग दोगे तो 120 से भाग दोगे तो 12 8 94 यानी 960। कितना आएगा? 960। 960 माइनस कीजिए, 9 बच गया और 3, एक 9 है और आ गया। 120 से भाग दीजिए, 12 3 36 यानी 360। 9 बच गया और यहाँ 3 आ गया। आंसर कितना आ गया? 83। और रिमाइंडर कितना है? 39। शेष कितना बच गया? 39। हमें यहाँ उत्तर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि भाग पूरा पूरा गया कि नहीं। तो चेक कीजिए क्या भाग पूरा पूरा गया क्या? नहीं।
अगर भाग पूरा पूरा जाता तो यही वो भाज्य संख्या होती, लेकिन यहां भाग पूरा पूरा नहीं गया है, 39 शेष बच गया है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, शेष कब बचता है? जब संख्या ज्यादा होती है। 39 शेष बच गया, इसका मतलब ये 39 अधिक थी, इसलिए 39 शेष बच गया। अगर ये संख्या 39 कम होती तो भाग पूरा पूरा चला जाता, और भाग पूरा पूरा चला जाता तो हमें भाज्य संख्या मिल जाती। लेकिन अब भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो रिमाइंडर के केस में भी हमें यहाँ एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर फाइंड हो गया, मिल गया। अगर शेषफल बचा है तो भी हम भाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमें पता है शेषफल तब बचता है जब संख्या अधिक होती है। इसका मतलब ये संख्या 39 ज्यादा थी, इसलिए यहाँ 39 बच गया। अगर ये 39 कम होता, 39 कम होता, तो भाग पूरा पूरा चला जाता, यहाँ 39 नहीं बचता। तो हम क्या करेंगे? हमें भाज्य संख्या चाहिए। भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें इनका भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 9999 को 39 कम कर दो, इसमें से 39 घटा दीजिए, तो भाज्य संख्या क्या आ जाएगी? 9960। ये भाज्य संख्या है 4 अंकों की। हमें 4 अंकों की भाज्य संख्या मिल गई। भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या मिल गई 4 अंकों की जिसमें इन चारों का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन क्या हमें भाग पूरा पूरा देना था क्या? नहीं, हमें तो 4 शेषफल बचाना था। और अगर 4 शेषफल बचाना है तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभीष्ट संख्या, हम जानते हैं कि शेषफल सिर्फ तभी बचता है जब संख्या अधिक होती है, और शेषफल उतना ही बचता है जितनी संख्या अधिक होती है। तो जब एक समान शेषफल बचाने की बात आए तो हम क्या करते हैं? भाज्य संख्या में उतना ही जोड़ देते हैं जितना शेषफल बचाना हो। हमें 4 बचाना है तो इसमें 4 को जोड़ दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 9964। ये वो संख्या है। अब 9960 तक तो इनका भाग पूरा पूरा जाएगा। ये संख्या 4 ज्यादा हो गई है, तो किसी का भी भाग दोगे हर बार 4 शेषफल बचता रहेगा। जितना शेषफल चाहिए उतना ही भाज्य संख्या में और जोड़ देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9964, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही उत्तर है। 9964 वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं का भाग देने पर हर स्थिति में 4 शेषफल छोड़ेगी। तो हर बार 4 शेषफल बचता रहेगा। तो यहाँ 3 कंडीशन आती है। एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर, अगर यहाँ पूर्णतया भाज्य संख्या पूछ लेता तो यही हमारा उत्तर होता, यहाँ तक ही प्रश्न करना होता। भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें भाग पूरा पूरा जाए, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अगर एक समान शेषफल बचाने की बात कह दे तो हमें भाज्य संख्या में उतना ही जोड़ना है जितना शेषफल बचाने को कहा है। प्रश्न ने कहा है 4 शेषफल बचना चाहिए, तो हमने भाज्य संख्या में 4 और जोड़ दिया, हमारा उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। एक बार सभी फटाफट क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अभी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम 154 है, तो पहली संख्या क्या है? आपको कोई अननोन नंबर दिए, पता नहीं अननोन नंबर है, कोई 2 नंबर है, दोनों अननोन नंबर है, और क्वेश्चन ने कहा है कि उनका जो रेशियो है वो 7:11 है। कोई भी 2 अज्ञात संख्याएं हैं, उनका जो अनुपात है वो 7:11 है। हमें पता नहीं है वो संख्याएं क्या है, लेकिन जो भी 2 अननोन नंबर है उनका एलसीएम क्वेश्चन ने दे रखा है। कितना एलसीएम गिवन है? 154। उन दोनों अज्ञात संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य लेस्य जो है वो 154 है। तो आपको बताना है इन दोनों में से पहली संख्या क्या है। वनरक्षक में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। मैंने कल की क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था। जब भी अनुपात देकर आपको एलसीएम दिया जाए, संख्याओं का अनुपात देकर एलसीएम दिया जाए, तो आप तुरंत वहां एचसीएफ फाइंड कर लोगे। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक पता कर लोगे। एचसीएफ फाइंड करना जरूरी है, चाहे क्वेश्चन ने पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो। आप अनुपात देकर अगर आपको एलसीएम दे रखा है तो तुरंत एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। एचसीएफ फाइंड करने का मेथड कल मैंने बताया था। क्या? जो एलसीएम आपको गिवन है उसको डिवाइड कर दीजिए। जो लेस्य आपको दे रखा है प्रश्न वाले ने, लघुत्तम समापवर्त्य, उसको भाग देना है। और भाग देना किससे है? अनुपातों के लेस्य से। अनुपातों का लेस्य यानी एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। अनुपातों के एलसीएम से इसको डिवाइड कर दीजिए। एलसीएम ऑफ रेशियो, आप अनुपातों के एलसीएम से इसको डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन ने एलसीएम कितना दे रखा है? 154।
और हमारे पास अनुपात क्या है 7 और 11। 7 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, तो 7 और 11 का लघुत्तम निकालोगे तो 77 यानी 77, डिवाइड करोगे तो 77 दूना 154, तो HCF आ गया 2। जैसे ही HCF आ गया तो कल की क्लास में भी मैंने बताया था, अगर आपके पास HCF होता है तो HCF का मतलब होता है कॉमन नंबर, और कॉमन नंबर, कॉमन संख्या, जो भी संख्याएं होंगी उन सब में कॉमन होनी चाहिए। तो HCF जब भी आ जाता है, कॉमन नंबर आपके पास आ जाता है, तुरंत उनको अनुपातों से गुणा कर देंगे, हमारे पास वो संख्याएं आ जाएगी। जैसे ही आपके पास HCF आ गया, आप क्या करोगे, HCF का रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों नंबर आपको फाइंड हो जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए फर्स्ट नंबर, अगर आपको चाहिए पहली संख्या, तो देखिए यहाँ पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या के पास अनुपात कितने हैं 7, HCF का मान है 2, तो 7 दूनी 14। और अगर दूसरी संख्या चाहिए, सेकंड नंबर फाइंड करना है आपको, तो सेकंड नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर के पास रेशियो है 11, 1 रेशियो की वैल्यू है 2, यानी HCF है 2, तो 11 रेशियो कितने हो जाएंगे 22, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 22। प्रश्न ने क्या पूछा है पहली संख्या, तो यहाँ फर्स्ट नंबर कौन सा है 14, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपका उत्तर क्या होगा 14, पहला ऑप्शन। तो प्रश्न अगर पूछे कि छोटी संख्या तो 14, प्रश्न पूछे दोनों में से बड़ी संख्या तो 22। अगर फर्स्ट नंबर फाइंड करना है तो 14 और सेकंड नंबर फाइंड करना है तो 22। पहली संख्या 14 है और दूसरी संख्या 22 है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं। अच्छे से अगर प्रश्न समझ में आए हैं तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वीडियो मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में। प्रश्न क्या था, क्यू स्क्वायर प्लस 3q और क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस 6 एंड क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य है ये, एलसीएम फाइंड करना है। लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता, ये समापवर्त्य होता है, क्योंकि जो लघुत्तम होता है उसमें अपवर्त्य पता करते हैं, अपवर्तक नहीं। तो लघुत्तम समापवर्त्य पता करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा, सुनिए। सबसे पहले इनको तोड़ लो। प्रश्न ने क्या कहा, क्यू स्क्वायर प्लस 3q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस 3q, दोनों में q कॉमन है तो q कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा q प्लस 3। तो इसको अगर आपको टुकड़ों में तोड़ना है तो ये क्या बन जाएगा, q इंटू क्यू प्लस 3। इसी प्रकार दूसरा नंबर है हमारे पास क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस 6, इसको भी तोड़ दीजिए। इसको कैसे तोड़ोगे, ऐसी संख्या ढूंढिए जिनका गुणा 6 हो और योग 5 हो। तो ऐसी संख्या जिनका गुणा 6 और योग 5 हो तो 3 और 2 होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, q प्लस 2 इंटू क्यू प्लस 3। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस 6 बनेगा। इसी प्रकार थर्ड नंबर है हमारे पास क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3, इसको भी तोड़ दो। इसको कैसे डिवाइड करोगे, आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जिनका मल्टीप्लाई 3 होता है एंड सम उनका 4 होता है। ऐसी संख्याएं जिनका गुणा 3 हो और योग 4 हो। तो 3 का 1 से अगर गुणा कर दिया जाए तो 3 बनता है, और 3 को 1 में जोड़ दिया जाए तो 4 बनता है। तो इसका मतलब हम q प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 3 लिख सकते हैं इसको। अंतिम संख्या जो होती है वो देखना है कि किसका मल्टीप्लाई है, और जिनका मल्टीप्लाई वो होता है उन दोनों का सम जो होता है वो बीच वाली संख्या होनी चाहिए। जैसे ही हमारे पास ये ग्रुप बन गए, जैसे ही हमारे पास ये ग्रुप बन गए तो अब इनका एलसीएम फाइंड कर लो। अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम की क्या कंडीशन होती है, हमें एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम की क्या कंडीशन रहती है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के लिए सारे के सारे नंबर एक एक बार यूज करने हैं। यहां जितनी भी संख्याएं आई है उन सबको एक एक बार लिखिए। क्या क्या संख्याएं आई है, q आया है, q को लिख लिया, q प्लस 3 आया है तो q प्लस 3 लिख लिया। इसमें q प्लस 2 है तो q प्लस 2 भी लिख लिया। q प्लस 3 है, इसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ q प्लस 1 भी है तो q प्लस 1 भी लिख लिया। q प्लस 3 है, ये पहले से लिख चुके हैं। तो सारी संख्याओं को एक एक बार लिखना है, एक एक बार जितनी भी संख्याएं आई है सबको एक एक बार लिखिए।
Q आया है तो Q को लिख लिया, Q+3 लिख लिया, Q+2 भी लिख लिया, Q+3 ये हम पहले ही लिख चुके हैं क्योंकि एक ही बार लिखना है, Q+1 लिख लिया, Q+3 ये पहले लिख चुके हैं क्योंकि एक ही बार लिखना है। अब यहाँ सारी संख्याओं को एक एक बार लिखेंगे और जैसे ही सारी संख्याओं को एक एक बार लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, Q इंटू Q+3 प्लस इंटू Q+2 इंटू Q+1, ये ऑप्शन नंबर 4, ये लो, ये आपका उत्तर है। यहाँ एलसीएम पूछा गया है तो ये आपका आंसर है। सपोज कीजिए कि इसी प्रश्न में आपको एचसीएफ पूछ लेता तो हम एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं, में से भी ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, ओनली कॉमन नंबर यूज करने होते हैं, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि एचसीएफ का मीन्स होता है कॉमन नंबर। तो इनमें तीनों में कॉमन क्या है, Q+3 है, Q+3 है, Q+3 है, तो यहाँ एचसीएफ कितना होता, Q+3 होता। कॉमन नंबर जो होता है वो एचसीएफ होता है और सारे के सारे नंबर एक एक बार यूज करेंगे तो वो क्या होता है, एलसीएम होता है। क्वेश्चन ने एलसीएम पूछा था तो ये हमारा आंसर है, अगर एचसीएफ पूछता तो Q+3 हमारा आंसर होता। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के प्रश्न। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, प्रश्न समझ में आए हैं तो जो नए विद्यार्थी हैं फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य, ये समापवर्तक नहीं होता है, समापवर्त्य होता है, लेकिन ये एग्जाम में इसी टाइप से लिखा हुआ था। तो प्रश्न ने क्या कहा, दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य 225 है और प्रश्न कह रहा है उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब देखिए यहाँ क्या नाम आया है, उच्चतम यानी हाईएस्ट, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, गुणनखंड यानी फैक्टर। प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं, उच्चतम यानी हाईएस्ट, उभयनिष्ठ यानी कॉमन और गुणनखंड यानी फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, प्रश्न ने क्या दे रखा है, ये एचसीएफ है, ये क्या है, एचसीएफ है, कितना, 5। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उच्चतम का मतलब होता है सबसे बड़ा और गुणनखंड, और जहां कहीं भी बात आए गुणनखंड की, फैक्टर की, तो वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब प्रश्न ने एलसीएम दे रखा है 225, एचसीएफ दे रखा है 5, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या 25 हो। एक संख्या भी हमें दे रखी है 25। अब संख्याएं हैं दो, दोनों में से एक संख्या 25 है, उनका एलसीएम 225 है, उनका एचसीएफ 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में एक ही फॉर्मूला बनता है, और वो एक फॉर्मूला क्या होता है जिसके आधार पे सारा का सारा चैप्टर चलता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुणा दूसरी संख्या सेकंड नंबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस से गुणा में से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस से गुणा में से, ये एकमात्र फॉर्मूला होता है पूरे चैप्टर में। क्लास में मैंने बताया था क्यों बना, कैसे बना, कहाँ से बना, इसको बना के भी बताया था। इन चारों में से कोई 3 चीजें आपको दी होगी और चौथी चीज पूछी होगी। जो जो मान आपको दे रखे हैं उनकी वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर दो। तो हमें चाहिए पहली संख्या, प्रश्न ने दे रखी है 25, तो पहली संख्या की जगह 25 लिख दो, गुणा दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो x मान लेते हैं, लेसे हमें दे रखा है 225 और में से कितना दे रखा है 25। सॉल्व कर दो, x बराबर 225 गुणा 25, और ये 25 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, 25 से 25 काट दो, आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 5 है ना, पहली संख्या 25 ही दे रखी है क्या, हाँ, और ये 5 है, ये मैंने 25 लिख दिया क्या, में से 5 है, में से कितना है 5, काट दीजिए, 25 नीमा 225 और 9 का 5 से गुणा कीजिए 45, तो x का मान कितना आ गया, 45 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, x आ गया 45, और x हमने क्या माना था, दूसरी संख्या, तो यहाँ दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 45 यानी 45। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, 30 सेमी, 90 सेमी, 1 मीटर 20 सेमी और 1 मीटर 35 सेमी लंबाई मापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई क्या है। आपको बताना है
कि इन जो पैमाने आपको दे रखे हैं, एक तो 30 सेंटीमीटर का है 30 सेंटीमीटर, एक 90 सेंटीमीटर का है, एक 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर है यानी 120 सेंटीमीटर है, और एक 1 मीटर 35 सेंटीमीटर है यानी 135 सेंटीमीटर है। इन चारों को मापने वाला ऐसा पैमाना बड़े से बड़ा कौन सा होगा, यानी ऐसी संख्या जो इन चारों को पूर्णतया विभाजित कर दे, और ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, HCF होता है, में से होता है। क्या होता है? HCF। ऐसा हाईएस्ट नंबर जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो वो नंबर क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? HCF। और HCF किसका? तो एक तो है 30 सेंटीमीटर, एक है 90 सेंटीमीटर, एक है 1 मीटर 20 सेमी, इसका मतलब 120 सेंटीमीटर। सबको एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, और ये है 1 मीटर 35 सेंटीमीटर यानी 135 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर बना लेंगे। अब इनका HCF फाइंड कर दो। HCF फाइंड करने के लिए हम जानते हैं HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर क्या फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबके अलग अलग गुणनखंड करेंगे और उनके गुणनखंडों में कॉमन निकालेंगे। तो 30 के अलग गुणनखंड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे 15, 3 से डिवाइड करोगे 5 और 5 से डिवाइड करोगे 1। तो 2 गुणा 3 गुणा 5, ये 90। इसके गुणनखंड कीजिए, इसके जब गुणनखंड करोगे तो 2 से डिवाइड करो 45, 3 से डिवाइड करो 15, 3 से डिवाइड करो 5 और 5 से डिवाइड करो 1। तो क्या बनेगा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 120 को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो 60, 2 से भाग दोगे तो 30, 2 से भाग दोगे तो 15 और 3 से भाग दोगे तो 5 और 5 से भाग दोगे तो 1। तो गुणनखंड क्या बने? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तीसरी संख्या है 135। 135 को 3 से डिवाइड कर दो, 4 तिये 12 और 5 तिये 15, 3 से डिवाइड कर दो 15 तिये 45, 3 से डिवाइड कर दो 5 तिये 15 और 5 से डिवाइड कर दो 5 एकम 5। तो गुणनखंड क्या बनी? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें चाहिए HCF। HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो इन चारों के गुणनखंड में जो भी कॉमन संख्या आए वो हमारा HCF होगा। तो चारों में कॉमन क्या है? देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो कॉमन क्या आया? 3। अब इसमें सेकंड टाइम 3 है लेकिन इनमें नहीं है, इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। अब इसमें 5 भी है, 5 है, 5 है, 5 है, तो 5 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो 5 भी कॉमन आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 3 × 5। 3 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15। तो वह अधिकतम माप क्या होगी जो चारों को पूरा पूरा माप सकती है? तो ये होगी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये आंसर किस में आया है? सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि हमने यूनिट सेम करने के लिए यहाँ सबको क्या रखा था? सेंटीमीटर रखा था। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसी यूनिट क्वेश्चन में गिवन होती है सेम यूनिट में हमें आंसर मिलता है। जैसी इकाई प्रश्न वाले ने दी होती है वही की वही इकाई हमें LCM और HCF में मिलती है। अगर हमने LCM सेंटीमीटर का निकाला है तो उत्तर भी सेंटीमीटर में आएगा। अगर हम HCF निकाल रहे हैं और सेंटीमीटर का निकाल रहे हैं तो उत्तर में भी सेंटीमीटर आएगा। तो 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। तो वह बड़ा पैमाना क्या होगा? 15 सेंटीमीटर का होगा जो इन चारों पैमानों को पूरा पूरा माप सकता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन तो SI में आया हुआ है 5 अप्रैल। हालांकि ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये आपका वीडियो मेंस में आया है 2022 में, और ये 5 अप्रैल को अभी 20 दिन पहले जो SI का एग्ज़ाम हुआ था 17-18 दिन पहले, उसमें प्रश्न पूछा गया है। हालांकि ये मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन इसका मेथड यहाँ अलग रहेगा। मेथड अलग क्या रहेगा? प्रश्न ने क्या कहा है? एक संख्या में 5, 7 और 8 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं तो निम्न विकल्पों में से वह संख्या हो सकती है। देखिए, सेम ऐसी लैंग्वेज में LCM HCF का क्वेश्चन बनता है। सेम ही लैंग्वेज में
मैंने ये क्वेश्चन यहाँ क्यों रखा है, ताकि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाए, दोनों में अंतर पता चल जाए। अगर यही प्रश्न एलसीएम एचसीएफ का होता तो उसमें एक फिक्स कंडीशन होती है। प्रश्न कह रहा है भाग दें 5 का तो शेषफल बचना चाहिए 2, भाग दें 7 का तो शेषफल बचना चाहिए 3, और भाग दें 4 का तो शेषफल बचना चाहिए, सॉरी भाग दें 8 का तो शेषफल बचना चाहिए 4। प्रश्न ये कहा है। अगर ये क्वेश्चन एलसीएम से करना होता तो इसमें कंडीशन होती क्या, भाजक और शेषफल का अंतर समान रहता, डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल रहता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ 3 कंडीशन आती हैं। अलग अलग संख्याओं का भाग देने पे अलग अलग शेषफल बचाने को कह सकता है, और अलग अलग संख्याओं का भाग देने पर अगर अलग अलग शेषफल बचाने को कहे तो वहाँ एक कंडीशन होती है, फिक्स कंडीशन होती है, वो ये कि भाजक और शेषफल का अंतर समान होना चाहिए। जिससे भाग दे रहे हैं जो डिवाइजर है उसका, और जितना रिमाइंडर है उन दोनों का। अब इन दोनों का अंतर कितने का है, 3 का, लेकिन इन दोनों का अंतर कितने का है, 4 का, और इन दोनों का अंतर कितने का है, 4 का। क्या अंतर समान है क्या, नहीं। अगर यहां डिफरेंस सेम होता, अंतर समान होता, तो हम क्या कर देते, एलसीएम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते जैसे अब तक करते आए हैं। लेकिन यहां डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको एलसीएम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में इसका मेथड क्या अप्लाई होता है वो ध्यान से सुनिए। अब यहां दूसरी एक और बात, जब अगर ये क्वेश्चन एलसीएम का होता तो यहां क्रमागत जैसे शब्द का यूज नहीं होता, सक्सेसफुली शब्द का यूज, वर्ड का यूज नहीं होता। अगर प्रश्न में क्रमागत शब्द लिखा हुआ आ जाए, सक्सेसफुली वर्ड आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें एलसीएम से नहीं करके दूसरा अप्रोच या दूसरा मेथड अप्लाई करना होता है। यहाँ दोनों कंडीशन आपको दिख रही है, एक तो रिमाइंडर और डिवाइजर का डिफरेंस इक्वल नहीं है, भाजक और शेषफल का अंतर समान नहीं है, दूसरा शब्द आया है क्रमागत, और क्रमागत शब्द की स्थिति में प्रश्न का मेथड चेंज हो जाता है। तो अब इसको किस मेथड से सॉल्व करोगे, तो ऐसी कंडीशन में मेथड क्या अप्लाई होता है, देखिए अप्रोच क्या अप्लाई होती है। क्वेश्चन ने कहा अगर डिवाइड करना है 5 से तो रिमाइंडर होना चाहिए 2, शेषफल कितना बचना चाहिए 2। अगर डिवाइड करना है 7 से तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए 3, शेषफल 3। अगर भाग दें 8 का तो शेषफल कितना होना चाहिए 4। यही कहा है प्रश्न ने, 5 का भाग देने पे 2 बचना चाहिए, 7 का भाग देने पे 3 बचना चाहिए, और 8 का भाग देने पे 4 बचना चाहिए। अब मेथड क्या अप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ लाइन और यहाँ इनके बीच में ऐसे लाइन, बारी बारी से भाग देना है एक एक करके, और सक्सेसफुली यानी कंटिन्यू रखना है। अब हमें क्या करना होता है, सबसे लास्ट में यहाँ 1 रखते हैं, सबसे लास्ट में क्या करते हैं 1 रखते हैं, और लास्ट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना होता है यानी गुणा, और इन दोनों को ऐड करना होता है यानी प्लस। तो 8 का 1 से गुणा कीजिए, 8 एकम 8, 8 में 4 जोड़ दो 12, तो जो उत्तर आए उसको यहां लिख देते हैं। इनका मल्टीप्लाई और इधर वाले को ऐड, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 8 एकम 8 और 4 12। अब यही काम इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई और इसको ऐड, 7 का 12 से गुणा कीजिए, 12 7 84 और 3 87 87। और इसी टाइप से यहां कीजिए, इनका मल्टीप्लाई और इनको ऐड, 87 का 5 से गुणा कर लो, 87 का 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 35, 8 5 40 और 3 43, तो 435, 435 में 2 जोड़ दो 437, ये आपका आंसर आ गया। तो वो संख्या क्या होगी 437। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर क्या आएगा 437। तो इस मेथड से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जहां भाजक और शेषफल का अंतर समान नहीं होता वहां ये वाला मेथड, ये वाला अप्रोच अप्लाई करनी होती है, और जहां क्रमागत शब्द आ जाए तो भी ये वाली अप्रोच अप्लाई करनी होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। तो ये मिलता जुलता क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ से, कंफ्यूज ना हो जाओ क्योंकि सेम क्वेश्चन हम एलसीएम एचसीएफ में पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ ये प्रश्न बताने के लिए आपको रखा है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये वाली अप्रोच अप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छे से प्रश्न समझ में आया है तो फटाफट क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। चलो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा साधारण संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ही फाइंड करना हो, ज्ञात करना हो। कई बार भिन्नों का लैसेम ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि कल की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। कई बार पावर वाली संख्याओं का लैसेम ऐसे पूछ लिया जाता है।
अगर पावर वाली संख्याएं आ जाए और उनका एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। तो देखिए ये प्रश्न जमादार ग्रेड सेकंड में आया हुआ है और 27/12/2025 में दिसंबर में लास्ट मंथ में ये एग्ज़ाम हुआ था 27/12/2025 को जमादार ग्रेड सेकंड का। और इसमें ये प्रश्न आया है एचसीएफ फाइंड करना है और सारे की सारी संख्याएं पावर वाली है। एक संख्या तो ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, 3 संख्याएं हैं यहाँ। इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए जब भी पावर वाली संख्याएं आती हैं, जब भी पावर वाला कोई नंबर आता है और उसका एचसीएफ फाइंड करना पड़े या एलसीएम फाइंड करना पड़े तो सबसे इजी रहता है, सबसे आसान रहता है। कैसे देखिए, पावर वाली संख्याओं का लैसे और मैसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर आपको फाइंड करना है एलसीएम, तो थोड़ी देर पहले बताया था जब भी पावर वाले नंबर्स की बात आती है एलसीएम अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को एक एक बार लिखेंगे, सारी संख्याओं को एक एक बार लिखना है। जितनी भी संख्याएं यहाँ यूज हुई है, यहाँ प्रयोग में आई हैं, उन सारी संख्याओं को एक एक बार लिखिए। इन सारी संख्याओं को अगर एक एक बार लिखें तो 2 यहाँ आया है तो 2 को लिखना है, 3 को लिखना है, 5 को भी लिखना है और 7 को भी लिखना है। 2 3 5 7 को लिख लिया, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया। इसमें से 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 रह गया तो 11 को भी लिख लो। सारी संख्याएं एक एक बार लिखनी है। जितनी भी संख्याएं यहाँ प्रयोग में आई हैं सबको एक एक बार लिखिए। और जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम पावर का यूज करना होता है, अधिकतम पावर का प्रयोग करना होता है। तो इनकी मैक्सिमम पावर को यूज कर लीजिए। अब 2 की अधिकतम पावर कितनी आई है, इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 3 है, इसमें है ही नहीं, तो ज़्यादा पावर कौन सी है, 4, तो 2 की पावर 4 लगा देंगे। 3 की मैक्सिमम पावर, तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो अधिकतम पावर कितनी है, 3। 5 की अधिकतम पावर, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो कितनी लगाएंगे, 3। 7 की अधिकतम पावर, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। और 11 की अधिकतम पावर, यहाँ कुछ नहीं है, तो 11 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब 1 होता है, चाहे 1 लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एलसीएम आएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 1, ये एलसीएम है। लेकिन प्रश्न वाले ने हमसे एचसीएफ पूछा है, और अगर एचसीएफ फाइंड करना होता है तो हमें क्या करना होता है, देखिए एचसीएफ के लिए हमें केवल कॉमन नंबर का यूज करना होता है। ऐसी संख्या जो सब में प्रयोग हुई है, सब में कॉमन हो। देखिए 2 की अगर बात करें तो 2 इसमें है, लेकिन इसमें है क्या, नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है तो 2 को नहीं यूज करेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 को लिखेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 5 को भी लिखना है। 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, तो 7 को भी लिखना है। 11 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो 11 कॉमन नहीं आएगा। तो एचसीएफ में केवल कॉमन नंबर का यूज करते हैं। एलसीएम में तो सारे नंबर एक एक बार यूज करते हैं, लेकिन एचसीएफ में ओनली कॉमन नंबर का यूज करते हैं। जो संख्याएं कॉमन आई है केवल वही प्रयोग में लाएंगे। एलसीएम में मैक्सिमम पावर यूज करते हैं, लेकिन एचसीएफ में क्या करते हैं, मिनिमम पावर का यूज करते हैं, कम, सबसे कम वाली पावर। तो 3 की सबसे कम पावर, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो सबसे कम पावर 1, तो 3 का 3 ही लिखेंगे। सबसे छोटे वाली पावर 5 की पावर 3 है, 2 है, लेकिन इसमें 1 है, तो 5 की पावर 1 को ऊपर दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती। 7 की पावर 2 है, 3 है, इसमें 7 एक बार है, तो 7 की पावर 1 है। ये लो, ये एचसीएफ आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 3 से गुणा करोगे 15, 15 7 105, आंसर आ गया 105। ऑप्शन में है क्या, पहला ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी बात। मैंने दोनों बातें बता दी है, हालांकि प्रश्न वाले ने कोई एक बात पूछी थी एलसीएम और एचसीएफ, मैंने दोनों सिखा दिए हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सारे नंबर एक एक बार लिखने हैं और मैक्सिमम पावर का यूज करना है। एचसीएफ के लिए क्या करना है, कॉमन नंबर यूज करने हैं, जो कॉमन आई है वही संख्या लिखनी है और उनकी मिनिमम पावर लगानी है, कम से कम वाली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। एक प्रश्न और दिखाता हूँ इसका, इसको सबसे लास्ट में कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं पावर वाला ही। ये देखो सेम ऐसा क्वेश्चन, इसमें एलसीएम फाइंड करना है। नंबर है 12 रेज़ टू पावर 16, 18 रेज़ टू पावर 15 और 30 रेज़ टू पावर 18।
12 की पावर 16, 18 की पावर 15 और 30 की पावर 18, इनका लसागु ज्ञात करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है तो पहले इनको पावर वाले नंबर्स में तोड़ना पड़ेगा, इनको पावर वाली संख्याओं के टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, इनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेगे। तो इन सबको तोड़ लो अभाज्य गुणनखंड में। प्रश्न ने कहा है 12 की पावर 16, दूसरा यूज कर लेता हूं पेन। प्रश्न ने संख्याएं क्या बताई हैं, 12 की पावर 16, तो 12 की पावर 16 है तो इसको तोड़ दो, 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6, 6 को 2 से करोगे तो 3, 3 एकम 3। ये लो 12 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनका वापस गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा, तो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देंगे और इनके ऊपर पावर कितनी है 16। और सॉल्व कर लो, 2 यहाँ पे कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 अगर 2 बार आया है तो इसकी पावर 2 गुणा 3 एक ही बार आया है तो 3 की पावर 1। कोई भी संख्या जितनी बार गुणा में लिखी होती है उसकी उतनी ही पावर होती है। तो ये 2 बार लिखा हुआ है तो 2 की पावर 2 और 3 एक बार लिखा हुआ है तो 3 की पावर 1। इसकी पावर कितनी है 16। जब एक ही संख्या की पावर एक से ज़्यादा बार आ जाए, 2, 3, 4, 5 बार आ जाए, तो उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, उनका आपस में गुणा हो जाता है। ये घातांक करने का नियम है। एक ही संख्या की पावर कई बार होती है तो उन पावर्स का आपस में गुणा कर देते हैं। जब भी किसी नंबर की पावर मोर देन 1 टाइम होती है तो उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है इंडिसेस एंड सर्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए 2, इस 2 की पावर 2 भी है और 16 भी है, तो 16 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 32 गुणा 3, 3 की पावर 1 भी है और 16 भी है, तो 16 का 1 से गुणा होगा तो 16। ये संख्या बन गई। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 18 और 18 की पावर है 15। तोड़ लो इसको, 18 के अभाज्य गुणनखंड करो, 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9, 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 18 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं और इसकी पावर कितनी है 15। सॉल्व कर लो, 2 एक बार आया है तो 2 की पावर 1, 3 कितनी बार आया है 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 और इनकी पावर कितनी है 15। इनकी पावर कितनी है 15। सॉल्व करेंगे तो देखिए एक ही संख्या की पावर 2 बार होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर 15 भी है और 1 भी है तो 15 एकम 15, 3 की पावर 2 भी है और 15 भी है तो 3 की पावर 30। इसी प्रकार तीसरी संख्या है हमारे पास 30 और 30 की पावर है 18। इसको भी टुकड़ों में तोड़ लो, 30 के अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 15, 3 से डिवाइड करोगे 5 और 5 से डिवाइड करोगे तो 1। ये लो, और इसकी पावर है 18। सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर भी 1 और गुणा 5 की पावर भी 1 और इनकी पावर है 18। एक की संख्या की पावर 2 बार होती है तो गुणा हो जाता है, तो 2 की पावर 1 भी है और 18 भी है तो 2 की पावर 18, 3 की पावर 1 भी है और 18 भी है तो 18 एकम 18 और 5 की पावर 1 भी है और 18 भी है तो 5 की पावर 18 एकम 18। सॉल्व कर दो, हमें चाहिए एलसीएम। अब यहाँ से चाहे आपको एलसीएम फाइंड करना हो और चाहे आपको एचसीएफ फाइंड करना हो, आप इन संख्याओं को देखोगे और इनका एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी फाइंड कर सकते हो, कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे देखिए, अगर आपको चाहिए एलसीएम तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था लसागु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए सारे नंबर एक एक बार लिखते हैं, सारी संख्याएं एक एक बार लिखेंगे जितनी भी संख्याएं यूज हुई है। यहाँ 2 भी आया है, यहाँ 3 भी आया है और यहाँ 5 भी आया है, सारी संख्याएं एक एक बार लिख लेंगे। 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। अब इनकी मैक्सिमम पावर का यूज करेंगे, अधिकतम पावर का यूज करेंगे। 2 की पावर 32 है, 15 है, 18 है, तो ज़्यादा वाली पावर कितनी है 32, तो 32 लगा देंगे। 3 की पावर 16 है, 30 है, 18 है, तो ज़्यादा कौन सी है 30। 5 की पावर 1 ही बार है 18, तो 5 की पावर 18। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। प्रश्न ने क्या पूछा है, एलसीएम। 2 की पावर 32, 3 की पावर 30 और 5 की पावर 18। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। अगर आपको ज्ञात करना होता एचसीएफ तो हम एचसीएफ भी बता सकते हैं। एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ के लिए केवल कॉमन नंबर का यूज करना है, केवल कॉमन संख्याओं का यूज करना है। इन तीनों में कॉमन क्या है 2 है, तो 2 को लिखिए, और कॉमन क्या है 3 है, तो 3 को लिखिए। एचसीएफ में मिनिमम पावर का यूज करते हैं, सबसे छोटे वाली पावर का, तो 2 की पावर 32, 15 और 18, तो सबसे छोटे वाली पावर कितनी है 15। 3 की पावर 16, 30 और 18, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है 16, तो ये एचसीएफ आ जाता।
अगर प्रश्न वाला HCF पूछता तो HCF 2 की पावर 15 और 3 की पावर 16 होता, लेकिन प्रश्न ने LCM पूछा है तो LCM कितना आएगा, 2 की पावर 32, 3 की 30 और 5 की पावर 18। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब इससे पीछे वाला प्रश्न जो एक बीच में रह गया था वो बता देता हूँ। ये भी RS में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। प्रश्न क्या है, RS में पूछा गया प्रश्न है ये, एक कक्षा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होती है तथा दोपहर 1:27 पर समाप्त होती है। एक क्लास है वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी और 1:27 पे दोपहर में समाप्त हो जाएगी। इस अंतराल में 4 पीरियड लगते हैं, 4 क्लास लगनी है। प्रत्येक पीरियड के पश्चात में छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है, अंतराल दिया जाता है, इंटरवल दिया जाता है। तो प्रत्येक पीरियड का निश्चित समय कितना है, तो आपको बताना है टाइम कितना है। पहले तो ये देखिए कि हमारे पास टोटल टाइम कितना है स्कूल का। अगर स्कूल के टोटल टाइम की बात करें तो सुबह 10 बजे स्कूल लगता है और 1:27 पर छुट्टी होती है। तो 10 से लेकर 1:27 तक कुल समय कितना बन गया, तो कुल समय की अगर बात करें, कुल समय 10 बजे स्कूल लगा, 1:27 पर चला, तो 10 से 11 1 घंटा हो गया, 11 से 12 दूसरा घंटा हो गया, 12 से 1 तीसरा घंटा हो गया और ऊपर 27 मिनट है, तो हमारे पास 3 घंटे और 27 मिनट का समय बनता है। कितना बनता है, 3 घंटे 27 मिनट। 3 घंटे 27 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 3 घंटों में कितनी मिनट होती है, 180। 180 मिनट तो 3 घंटों की और 27 मिनट ये है, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 207 मिनट। कितना टाइम हो गया, 207 मिनट। अब प्रश्न ने कहा हर पीरियड के बाद में अंतराल देना है। हमें क्या देना है, अंतराल देना है, विश्राम देना है। तो जब अंतराल देंगे, इंटरवल देंगे, हम विश्राम देंगे, तो उस अंतराल में कितना समय हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमें पीरियड कितने, 4, कितनी क्लासें लगानी है, 4। पहली क्लास लगेगी 5 मिनट का अंतराल, फिर दूसरी क्लास लगेगी 5 मिनट का अंतराल, फिर तीसरी क्लास लगेगी 5 मिनट का अंतराल, फिर चौथी क्लास लगेगी और छुट्टी हो जाएगी। तो 4 क्लासों के बीच में 5-5 मिनट के अंतराल कितने बनने हैं, 3 ही बनने हैं। तो 5-5 मिनट के 3 अंतराल दिए जाएंगे, तो अंतरालों में कितना समय वेस्ट हो जाएगा, 15 मिनट। कितना समय वेस्ट हो जाएगा, 15 मिनट। 5-5 मिनट के 3 अंतरालों में 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। जैसे ही 15 मिनट वेस्ट हो गए तो रिमेनिंग टाइम कितना है, शेष समय कितना बच गया हमारे पास, तो देखिए शेष समय हमारे पास 207 मिनट थे और 207 में से 15 मिनट कम कर दो, क्योंकि ये क्लास में इंक्लूड नहीं होंगे, ये समय में नहीं गिने जाएंगे। तो 207 में से 15 मिनट कम कर दीजिए, तो कितना बच गया, 207 में से 15 मिनट कम करोगे तो ये बच गया 192 मिनट। जैसे ही समय आ गया 192 मिनट, तो इस समय में हमें 4 कक्षाएं आयोजित करनी हैं, 4 पीरियड कंडक्ट करने हैं। तो प्रत्येक पीरियड का टाइम क्या होगा, प्रत्येक कक्षा का समय क्या होगा, तो प्रत्येक कक्षा कितने समय की लगेगी, तो प्रत्येक कक्षा का समय कितना होगा, 192, 192 और कक्षाएं हैं 4, तो 4 कक्षाएं आयोजित कर दीजिए। 4 चौके 16, बच गए 3 32 और 8 चौके 32, ये लो 48 मिनट की। तो प्रत्येक कक्षा कितने समय की रहेगी, 48 मिनट की रहेगी। ऐसा ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही उत्तर है। प्रत्येक कक्षा कितने समय की रहेगी, 48 मिनट की रहेगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये सारे के सारे प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी बातें, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट देखता हूं और ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा, उस डाउट को ज़रूर सॉल्व करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम नया चैप्टर रखेंगे, औसत या प्रतिशत में से कोई एक चैप्टर रखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि आज के लिए इतना ही। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।